अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं टीचर सलमान। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता दूं कि इकोनॉमिक सिस्टम किसको कहते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिसमें कोई इकोनॉमी अपने रहने वाले लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सके। ठीक है। होता यह है कि कोई भी कॉम, कोई भी इकोनॉमी, कोई कंट्री, कोई नेशन अपनी ह्यूमंस के लिए, लोगों के लिए जो रिसोर्सेज इस्तेमाल करती है उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम। यानी जैसे हम इकोनॉमिक्स की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि एक इंसान लिमिटेड रिसोर्सेज के जरिए अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा होता है। इसी तरह इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर भी एक इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को के ज़रिए अपने लोगों को, ह्यूमंस को सेटिस्फाई कर रही होती है। तो दीज वेज आर एक्सप्रेस प्रिंसिपली इन द लॉस ऑफ द नेशन बट आर फाउंड इन कस्टम, हैबिट्स एंड एथिक्स ऑफ द पीपल। लेकिन इस ज़रूरियात को पूरा करने में उस इकोनॉमी के रूल्स रेगुलेशन, उसकी हैबिट्स, उसका एथिक्स भी शामिल होता है। ठीक है। मोल्डिंग ऑफ फोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है कि देयर आर following sets usually act as molding forces to create an economic system of nation. Number one, historic culture, sources of its people, ideas, desire and attitude. यानी किसी भी कल्चर का, किसी भी इकोनॉमी के कल्चर का, आइडियाज का और उसकी डिज़ायर के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। यानी किसी भी कंट्री, इकोनॉमीज को के लोग जो हैं, उनके आइडियाज़, उनकी डिज़ायर और उनका एटीट्यूड जो है, उससे उनका कल्चर भी शो रहा होता है। नंबर टू है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री बेस्टोड बाय द नेचर। दूसरे एलिमेंट क्या है इकोनॉमिक सिस्टम का? एक तो ये गया कि इसका कल्चर इंक्लूड होता है, नंबर टू उसका नेचुरल रिसोर्सेज। हर कंट्री के डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को वो अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उन रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाया जा सके और अपने मुल्क में रहने वाले लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। द पास्ट एंड प्रेजेंट अप्रोच ऑफ इट्स पीपल अबाउट हाउ टू अचीव प्रेफर्ड आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव। नंबर थ्री आ जाता है पास्ट और प्रेजेंट अप्रोचेस, वहाँ के रहने वाले लोगों के ख्यालात प्रेजेंटली और पास्ट में भी, यानी पहले जो लोग गुजर चुके होते हैं उनके आइडियाज़ को और जो मौजूद हैं उनके आइडियाज़ को भी देखा जाए। अब जब हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सिस्टम याद रखिएगा, पहले आप लोगों को बता दूं इकोनॉमिक सिस्टम चार किस्म के होते हैं, जिसमें कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स इकोनॉमी और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम शामिल है। हम कोई सा भी इकोनॉमिक सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए हमारी जो है जो भी ज़रूरियात होती हैं वो हमारी पूरी होती है, लेकिन हमारी इकोनॉमिक सिस्टम को यूज़ करते हुए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं। यानी हम ये कह लें कि इकोनॉमिक सिस्टम को चलाते हुए मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि when we talk about economic system there is also economic problems occur because our wants are unlimited but our resources to meet them are scarce and limited. We individually as well as collectively are unable to satisfy all our wants. Thus unlimited wants but scarcity of resources to meet them compel us to decide how to use scarce resources to get maximum satisfaction out of them. होता ही है कि किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में इकोनॉमी प्रॉब्लम इसी वजह से पैदा होती हैं क्योंकि हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। तो अब ये कंट्री के ऊपर है कि हम किस तरह से अपने रिसोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बल्कि अनलिमिटेड वांट्स को भी सेटिस्फाई किया जा सकता है अगर हम अपने रिसोर्सेस को सही तरह से यूटिलाइज कर लेते हैं तो। अब
Every economic system, whether it is capitalist, socialist, mixed or Islamic, has to face this central problem of scarcity, resources और wants. कोई भी सिस्टम हो, हमें उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, किसी में ज़्यादा होती है और किसी में कम होती है। सारे सिस्टम जो है वो डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देयरफॉर नंबर 2 पॉइंट क्या लिखा है, देयरफॉर स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, डिमांड फॉर एफिशिएंट एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन। तो वही इकोनॉमी कामयाब होगी जो कि अपनी डिमांड को क्या कर रही होती है, अपनी डिमांड को यूज कर रही होती है, अपनी डिमांड को पूरा कर रही होती है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के जरिए। अब इसमें आ जाता है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन मैक्सिमम यूज ऑफ ओवरऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन of country up to get the maximum satisfaction, but the use of resources should not be too maximum that will be harmful for the country। कह रहे हैं कि हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करें अपने रिसोर्सेज का, लेकिन इतना ज़्यादा भी उसका मैक्सिमम यूज़ ना करें कि जिससे हमारी इकोनॉमी को खतरा हो। ठीक है, यानी जैसे एक इकोनॉमी के पास उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लैंड, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके, लेकिन उसकी जितनी गुंजाइश है उतना ही उसका यूटिलाइज किया जा सकता है। इसी तरह लेबर है, लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सके, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि लेबर को इतना ही यूटिलाइज किया जा सके जितनी लेबर की गुंजाइश है। अब मैंने बताया था कि आपके पास 4 किस्म के इकोनॉमी सिस्टम आ जाते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स इकोनॉमी और इस्लामिक इकोनॉमी सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटलिज्म की। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री इंटरप्राइज सिस्टम एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसको हम फ्री मार्केट सिस्टम या फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि कैपिटलिज्म के अंदर कैपिटलिस्ट को, यानी इन्वेस्टर को जो बिजनेस चला रहा होता है, उसको ये आज़ादी हासिल होती है, वो किसी भी किस्म का बिजनेस कर सकता है, लेकिन विद इन अ लीगल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए, लीगल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए किसी भी किस्म का बिजनेस कर सकता है। उसको हर किस्म की आज़ादी हासिल होती है, गवर्नमेंट की तरफ से बिला वजह किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस उसमें नहीं होती। तो कैपिटल इज दैट इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल और मोस्ट ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन such as land, factories, railroads are privately owned and operated for profit under fully competitive condition। और कैपिटलिज्म में सबसे मेन बात होता ही है कि जो कंट्री के मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो इन द हैंड ऑफ प्राइवेट होते हैं, यानी प्राइवेट हैंड्स में होते हैं। ठीक है, मेन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जबकि दूसरे सिस्टम में ऐसा नहीं है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। इन कैपिटलिज्म एम्प्लॉयज आर पेड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट needed to attract them to undertake the required work. Country trade and industry are controlled by private owners aiming at attaining maximum profit। कैपिटलिज्म में होता क्या है, एम्प्लॉयज को पे किया जा रहा होता है जितनी उनकी नीड होती है, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए, काम पे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए उनको रिवार्ड की लालच दी जा रही होती है। और प्राइवेट ऑनर जो है क्या करते हैं, उनको जब रिवार्ड की लालच देते हैं, उनका मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, और एम्प्लॉयज़ का मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड हासिल करना। फाउंडेशन ऑफ कैपिटलिज्म क्या है, जो उसकी बुनियाद है, कैपिटलिज्म की 3 बुनियादें, यानी ये समझ लें कि कैपिटलिज्म 3 चीज़ों पे बेस कर रहा होता है। नंबर 1 मटेरियलिज्म, लिबरलिज्म और हेडोनिज्म। मटेरियलिज्म क्या है, मटेरियलिज्म इसको हम क्या कहेंगे कि ये मीन्स कि सिर्फ अपने लिए काम करना, दूसरे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने लिए काम करना। तो कैपिटलिज्म कंसीडर्ड मटेरियल बेनिफिट्स एवरीथिंग, द मटेरियल बेनिफिट इज टेकन एज द बी ऑल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वही परफॉर्म की जा रही हैं जिसकी बिजनेसमैन को जरूरत है। द बिग एम ऑफ मैंस लाइफ इज टू स्ट्रिव फॉर सेटिस्फैक्शन हिज मटेरियल नीड्स। और इसमें क्या होता है, क्या है, इंसान का मकसद होता है कि सिर्फ पहले अपनी जरूरियात को पूरा करे। इन कैपिटलिज्म ऑल सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ रियलाइजिंग मैक्सिमम मॉनिटरी प्रॉफिट। कैपिटलिज्म का मेन मकसद क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। नंबर 2 है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या होती है, लिबरलिज्म का मतलब होता है कि आज़ादी। कैपिटलिज्म में आज़ादी हासिल होती है किसको, इंटरप्रेन्योर को और कंज्यूमर को। इंटरप्रेन्योर को क्या आज़ादी हासिल है कि वो किसी भी किस्म का बिजनेस कर सकता है। कंज्यूमर को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ें बाय कर सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लिबरलिज्म।
नंबर 3 आ जाता है हेडोनिज्म। हेडोनिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फायदे को देखा जा रहा होता है। यानी कैपिटलिज्म प्रेफर सच सोशल पॉलिसी मेजर विच कुड ब्रिंग मैक्सिमम प्लेजर टू द मैक्सिमम नंबर, यानी जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। कैपिटलिज्म गिव्स हाई इंपॉर्टेंस टू द गोल ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। इट इनकरेज सच एटीट्यूड और बिहेवियर which could help in earning profit and bringing pleasure and happiness to the individuals, यानी सिर्फ प्रॉफिट कमाया जाए और ज्यादा से ज्यादा खुशी हासिल की जाए अपने लिए। इट डज नॉट फेवर सच एटीट्यूड और बिहेवियर विच ब्रिंग लॉस और ग्रीफ टू द इंडिविजुअल्स। इसमें इस चीज को देखा ही नहीं जा रहा होता कि हमें लॉस होगा या किसी किस्म का किसी किस्म का नुकसान होगा। फीचर ऑफ कैपिटलिज्म क्या है कि राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ कैपिटलिज्म द राइट इज द राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कैपिटलिज्म का मेन फीचर क्या है कि यहाँ पे आपको आज़ादी हासिल होती है कि आप जो है वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जिस कैपिटलिस्ट के पास पैसा है वो चीज़ें बाय कर सकता है। एवरीबडी हैज़ अ लीगल राइट टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी टू कीप इट, टू रेंट इट और लीज इट। और वो अपनी प्रॉपर्टी को चाहे खुद इस्तेमाल करे, चाहे उसको रेंट पे दे, चाहे उसको लीज पर दे। राइट ऑफ इनहेरिटेंस, an owner of a private property has also legal right to transfer his property to the higher at the time of his death or before the death। एक प्राइवेट ऑनर को, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऑनर को इस बात की आज़ादी हासिल है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को लीगली तौर पे अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है एट द टाइम ऑफ डेथ या डेथ से पहले। नंबर 3 आ जाता है फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज का मतलब ये है कि द राइट इम्प्लाइज दैट एन ओनर ऑफ द लैंड इज फ्री टू चूज द वे टू यूज इट। यानी यहाँ पे क्या है कि ऑनर को आज़ादी हासिल है कि वो अपनी लैंड को आज़ादी से इस्तेमाल कर सके। ही कैन चूज मैन मेड कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल एसेट्स फॉर हिज बिजनेस एंड इंडिविजुअल being a part of labor force is free to choose the occupation which he seems fit। तो इंटरप्राइज को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपने लैंड को जिस तरीके से इस्तेमाल कर सके, अपने बिजनेस के ऊपर जिस तरह की मर्जी चाहे कैपिटल गुड्स या फाइनेंशियल एसेट्स का इस्तेमाल कर सके, और लेबर को भी इस बात की आज़ादी हासिल है कि वो जिस तरह का चाहे काम कर सके, करना चाहे काम कर सकते हैं। नंबर 4 आ जाता है कंपटीशन। कैपिटलिज्म की जब हम लोग बात करते हैं तो कैपिटलिज्म में लाजमी सी बात है कि कंपटीशन भी आता है, क्योंकि बिजनेसमैन ज़्यादा हैं और हर बिजनेसमैन का मकसद क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो उसका जब मकसद है प्रॉफिट अर्न करना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कोशिश होगी कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। और जब कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाएगा तो कस्टमर को अट्रैक्ट किस तरीके से किया जा सकता है? एडवर्टाइजमेंट वगैरह के जरिए से। तो इसका मतलब ये हो कि सारे कैपिटलिस्ट में आपस में मुकाबला होगा, एक दूसरे से कंपैरिजन हो रहा होगा। तो इस कंपैरिजन को हम क्या कंपटीशन कहेंगे। तो इन कैपिटलिज्म देयर इज सो मच कंपटीशन इन मार्केट बिकॉज ऑफ availability of entrepreneur in a large quantity। In this situation, effective leader businessman will survive and inefficient businessman will be competed out। जो सक्सेसफुल होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, अदरवाइज जो फेलियर होगा उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। नंबर 5 आ जाता है फ्रीडम ऑफ चॉइस। Another outstanding feature of capitalism is that while producing consumer goods, consumer choice is given much importance। यानी यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है कैपिटलिज्म में। तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है, यानी कंज्यूमर के लिए आज़ादी हासिल है कि वो अपनी चॉइस से जो मर्जी चाहे वो चीज़ खरीद सकता है। इस वजह से कंज्यूमर की चॉइस के मुताबिक चीज़ें बनाई जा रही होती है। तो ही कैन चूज फ्रीली अमंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज दैट ही विश टू कंज्यूम, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी भी ज़्यादा होगी। प्रॉफिट मोटिव, सबसे मेन मकसद क्या है कैपिटलिज्म का? प्रॉफिट अर्न करना। कैपिटलिज्म में कभी भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि उसको कम प्रॉफिट हो या नुकसान हो जाए, बल्कि वो क्या होगा, उसका मकसद होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। वो ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा कि जिसका मकसद क्या है? कैपिटल के जरिए प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना है। इन कैपिटलिज्म प्रॉफिट मोटिव प्लेज अ significant role। It is a profit motive which induces producer to undertake any productive activities। Producer prefer to produce those goods and services which are expected to yield maximum profit। तो वो हर ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना है। मेरिट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो आपके पास मेरिट्स फायदे जो आ जाते हैं कैपिटलिज्म के, सबसे पहले क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज।
यानी यहाँ पे कैपिटलिज्म के अंदर कैपिटलिस्ट का कमाल है कि वो किस तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। अब मैंने बताया कैपिटलिज्म में हर बिजनेसमैन का अपना ज़ाती मकसद होता है, तो इसीलिए वो हर बिजनेसमैन ये चाह रहा होता है कि वो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करे, और ऐसा होता भी है कि वहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज काफ़ी अच्छी होती है कैपिटलिज्म में, क्योंकि हर बिजनेसमैन का अपना फ़ायदा है, तो वो फुल्ली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा होता है और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा होता है, यानी प्रॉफिट कमा रहा होता है। तो इन कैपिटलिज्म बिजनेसमैन ट्राई टू बेस्ट यूटिलाइज हिज रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन एंड कैपिटल यूटिलाइजेशन। दिस इज बिकॉज ऑल रिसोर्सेज आर अंडर हिज ऑनरशिप। अब उसके ऑनरशिप में होते हैं, इसी वजह से। नंबर 2 आ जाता है इनकरेज हायर परफॉर्मेंस। अंडर कैपिटलिज्म एंटरप्रेन्योर्स एंड वर्कर्स आर इनकरेज टू शो देयर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्किल। यहाँ पे होता ही है कि हाई परफॉर्मेंस दे रहा होता है कैपिटलिज्म में। कैपिटलिस्ट जो है हाई परफॉर्मेंस दे रहा होता है, और ना सिर्फ कैपिटलिस्ट हाई परफॉर्मेंस दे रहा होता है, बल्कि उसके पास काम करने वाली लेबर भी हाई परफॉर्मेंस दे रही होती है रिवार्ड की लालच में। तो इसलिए कहते हैं कि इनकरेज हायर परफॉर्मेंस, यानी दोनों तरफ से हायर परफॉर्मेंस होती है, यहाँ पे इनकरेज हो रही होती है। अंडर कैपिटलिज्म एंटरप्रेन्योर एंड वर्कर्स आर इनकरेज टू शो देयर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्किल। वर्कर एक्सपेक्ट फॉर गुड रिवार्ड फॉर एम्प्लॉयर बाय गिविंग बेस्ट परफॉर्मेंस। एंटरप्रेन्योर गिव हिज बेस्ट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन है वो किस लिए मेहनत कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। Induces capital formation since people under capitalism enjoy the legal right of property and can pass it to their heirs. So they willingly save a part of their income so that it can be invested to earn income. More income. The saving increase the rate of capital formation. Induces capital formation का मतलब यही है जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी, कि यहाँ पे क्या होता है कि कैपिटल की फॉर्मेशन हो रही होती है, यानी कैपिटल ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज होता चला जा रहा होता है। होता ये है कि एक बिजनेसमैन अगर अर्निंग कर रहा होता है, तो अब उसको अगर उसकी अर्निंग हो रही है, तो फिर वो क्या करता है, उस अर्निंग में से कुछ पैसा सेव करने लगता है। जब उसमें से सेव करके बचा के फिर एक अपनी नई कंपनी खोल लेता है। तो इसका मतलब ये हो कि कैपिटल की फॉर्मेशन हो रही है, यानी पैसे की बचत हो रही है और उसको सही जगह इन्वेस्ट किया जा रहा है। नंबर 4 आ जाता है इनकरेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इनकरेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। कैपिटलिज्म की जब हम लोग बात करते हैं तो मैंने बताया कि यहाँ में मुकाबला होता है, तो हर बिजनेसमैन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेगा, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, यानी नई से नई चीज़ निकालने की कोशिश करेगा, नई प्रोडक्ट मार्केट में आएगी, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा ताकि उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो, तेज़ हो और मार्केट में सेल हो सके। द मोटिव ऑफ प्रॉफिट कंपेल द एंटरप्रेन्योर टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू इन प्रोडक्शन वर्ल्ड। तो वो कुछ चाहेगा कि कुछ नया प्रोडक्शन वर्ल्ड में कुछ नया दे। तो देयर एफर्ट्स इनकरेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इसी वजह से वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करेगा। इनकरेज नंबर 5 आ जाता है इनकरेज डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। कैपिटलिज्म में कंज्यूमर की जो लाइफ है वो एक तरह से डेमोक्रेटिक वे हो जाती है, वे में हो जाती है, मीन्स कि उसको आज़ादी है, अपनी मर्जी से जो है वो प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। तो अंडर कैपिटलिज्म कंज्यूमर्स आर एट देयर लिबर्टी टू चूज व्हाट दे लाइक टू कंज्यूम। उसको आज़ादी है कि जो चाहे वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, वो जो चाहे वो बाय कर सकता है। दे आर फ्री इन देयर चॉइस टू बाय प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर मेक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर चॉइस। डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। डीमेरिट्स कुछ नुकसानात भी हैं। नंबर 1 क्या है, कंपटीशन इन्वॉल्व ह्यूज इन वेस्टेज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। कैपिटलिज्म में जहाँ कंपटीशन के फायदे भी हैं, अपने बिजनेस में जिद्दत ला रहे होते हैं और टेक्नोलॉजी ला रहे होते हैं, लेकिन नुकसानात में उनमें ये आ जाता है कि वेस्टेज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज भी हो रहा होता है, यानी जो हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल गैर ज़रूरी किया जा रहा होता है, खर्चा किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन इन्वॉल्व्स ह्यूज वेस्टेज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। Huge expenditure which are made on advertisement simply defeat rivals. Competition sometimes lead to overproduction of too much varieties of the same product, which result in wastage of productive resources. होता है कि कंपटीशन के चक्कर में बिजनेसमैन कॉम्पिटिटर जो हैं एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर खर्चा कर देते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बना देते हैं, एक्स्ट्रा जो है वो वैरायटी बना देंगे। उससे क्या होगा, प्रोडक्ट का भी नुकसान होगा और पैसे का भी ज़्यादा होगा। नंबर 2 आ जाता है इनकरेज ट्रेड साइकिल। ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन, ओवर competition and over saving, capitalist economy has to face the bitter consequences of trade cycle.
After an interval of 10 to 12 years, booms are followed by slumps, and when there is depression, a large scale unemployment is bound to occur. होता ये है किसमें, जैसे लिखा हुआ है इनकरेज ट्रेड साइकिल। इनकरेज ट्रेड साइकिल का मतलब ये है कि जब हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन ओवर होती है, कंपटीशन ओवर होता है, सेविंग ज़्यादा हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो फिर वहाँ पे 10 से 12 साल बाद जो है वो ट्रेड साइकिल का एक चक्कर चलता है। ट्रेड साइकिल कहते हैं बिजनेस की वो सिचुएशन जहाँ पे बिजनेस के वो डिफरेंट फेजेस जहाँ पे बिजनेसमैन को नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिसमें आपके बूम आ जाता है। डिप्रेशन, बूम तो एक अच्छी पोजीशन होती है, डिप्रेशन डाउन पोजीशन होती है, रिसेशन आ जाता है जहाँ पे बिल्कुल ही डाउन हो जाती है और आपकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो जाती है और डिमांड बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी वगैरह फैलती है। इस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है। नंबर 3 आ जाता है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल। प्रोडक्शन अंडर कैपिटलिज्म इज नॉट अंडरटेकन merely to satisfy the necessities of majority people but also for minority people, such as luxurious goods for rich class people to earn maximum profit. Therefore sometimes this act ignore the satisfaction of majority class people, in which includes poor class people also. इसमें कह रहे हैं कि रिसोर्सेज का कभी कभी गलत इस्तेमाल किया जा रहा होता है। गलत क्यों इस्तेमाल किया जा रहा होता है कैपिटल इसके अंदर, क्योंकि जब प्रोडक्शन हो रही होती है तो क्या कर रहा होता है कैपिटलिस्ट, वो क्या चाह रहा होता है, प्रॉफिट कमाना चाह रहा होता है। तो इसलिए जहाँ वो इकोनॉमी में बहुत सारे लोगों के लिए सस्ती चीज़ें बना रहा है, तो वो अमीर लोगों के लिए महंगी चीज़ें ही बना रहा होगा, लग्जरियस गुड्स बना रहा होगा। लग्जरी गुड्स अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए बना रहा है। अब उसमें ये होता है कि जब वो अगर उसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए लग्जरी गुड्स पे ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, तो हो सकता है कि उसकी तवज्जो जो है वो रिच क्लास पीपल पे ज़्यादा हो जाए और पुअर क्लास पे कम हो जाए। तो पुअर क्लास पे जब कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे मसाइल पैदा होंगे और जो है पुअर क्लास की सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं हो रही होगी। एमर्जिंग ऑफ मोनोपोलीज अंडर कैपिटलिस्ट, स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट मेक देयर मोनोपोली इन मार्केट एंड टेक प्राइस एडवांटेज। अब इसमें क्या होता है कि मोनोपोली भी पैदा हो रही होती है। मोनोपोली का मतलब होता है कि एक या चंद कंपनीज जो कि आपस में एक एका बना लेती हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोडक्ट को सेल करी होती हैं। उनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, तो दे मेक देयर ओन प्राइस नॉट अकॉर्डिंग टू डिमांड बट फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। उनका मकसद होता है प्रॉफिट ज़्यादा कमाना, उनको कंज्यूमर की डिमांड से कोई मकसद नहीं होता, अपनी प्राइसेस के मुताबिक वो चल रहे होते हैं। नंबर 2 आ जाता है, फिर ये हम लोगों ने सारा पढ़ लिया कैपिटलिज्म के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सोशलिज्म के बारे में। Socialism refers to a system in which all production activities are owned by society or state and performed by workers. The objective is to earn profit by state and reward in form of wages, salary to people. Salary means labor. सोशलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म की ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है कि मेजर प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है वो सोसाइटी या स्टेट के हाथ में होती हैं, जबकि कैपिटलिज्म में किसके हैंड में थी, बिजनेसमैन के, प्राइवेट बिजनेसमैन के, यानी प्राइवेट हैंड्स में थी। सोशलिज्म के अंदर जो है वो प्राइवेट हैंड्स में नहीं है बल्कि स्टेट के हैंड में, जिसका मकसद क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, in simple words, socialism suggests social ownership of means of production. Besides, it suggests equality of incomes and equality of opportunity for all. तो सोशलिज्म में ये कहते हैं, उनका मकसद ये होता है, स्टेट के हाथ में इसलिए होता है कि ताकि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम की, और मेजर एक्टिविटीज इकोनॉमी की किसके हैंड में होती हैं, गवर्नमेंट के हैंड में होती हैं। However, socialism does not mean that all productive resources should be owned by the state. Only the major resources of production should be under the state control so that the economy may function mainly for social benefit. यानी मेन जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो उनके हैंड में है, बाकी जो है वो प्राइवेटली हैंड में हो सकती हैं। मेजर एक्टिविटीज़ हैंड में होने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके हाथ में, उनके पास प्रॉफिट आए और वो उसको सोशल वेलफेयर के तौर पे सबको दे सकें, यानी सबके लिए वो सबकी डिज़ायर को या सबकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें वो। मेन फीचर ऑफ सोशलिज्म क्या है, नंबर 1, स्टेट ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइवेट इंटरप्राइजेज नॉट एग्जिस्टेड,
क्लेम ऑफ इकोनॉमिक क्वालिटी, क्लेम ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग। ये 5 फीचर हैं किसके, सोशलिज्म के। यहाँ पे क्या होता है, ऑनरशिप जो है वो स्टेट के हैंड में होती है। नंबर 2, प्राइवेट एंटरप्राइज का मौजूद नहीं होता। क्लेम ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी, और जो है वहाँ यहाँ पे क्या होती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है, यानी सबको बराबर समझा जा रहा होता है। क्लेम ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल चॉइस दी जा रही होती है, अपॉर्चुनिटी दी जा रही होती है आगे बढ़ने की, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग, और यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग भी होती है। अब इसके मेरिट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स, यानी यहाँ पे सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, यानी उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है जहाँ से, उन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है जहाँ से हम लोगों को फायदा हासिल करने की उम्मीद है। तो इन सोशलिज्म अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द वेरियस यूजेस विद utmost एम टू प्रमोट सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, ताकि सोशल वेलफेयर पीपल की उसको प्रमोट किया जा सके। प्लानिंग कमीशन क्या करती है सोशलिज्म के अंदर, डिजायरेबल बैलेंस रखती है बिटवीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर एंड द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को और सोशल वेलफेयर को, दोनों को देखा जा रहा होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका मतलब ये है कि सोशलिज्म में प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन फेवर ऑफ सोसाइटी, देयरफॉर मनी इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, so they can invest money more in investing activities and can grow economically। सोशलिज्म में क्या होता है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो है वो फेवर में होती हैं, गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं और सोसाइटी की फेवर में होती हैं। इसी वजह से क्या होता है, वो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उसके लिए, उसके जरिए वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे होते हैं। इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नंबर 3 के इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसका मतलब ये कि अंडर सोशलिज्म इकोनॉमी डू नॉट कम across the depression, unemployment and inadequate productive capacity problem because of effective demand in market, whereas in capitalist economy depression and recession may create due to lack of effective demand। economic stability रहती है सोशलिज्म में एज कम्पेयर टू कैपिटलिज्म के, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होता है तो इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे हर ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटीज गवर्नमेंट के हैंड में, और लोग जो है वो क्या लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं, वर्कर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, तो सबको पैसे मिल रहे हैं, कोई भी बेरोजगार नहीं है। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी वहाँ पे क्या है, इडल नहीं है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसलिए इकोनॉमी क्या है, स्टेबल है। सोशलिस्ट स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट, सोशलिज्म क्या है, एक वेलफेयर स्टेट होती है, इज बाउंड टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल सिटीजन ऑफ अ कैपिटल स्टेट। सोशलिस्ट स्टेट, इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज कंसर्निंग टू इनकम, वर्क एंड लिविंग कमोडिटीज ऑफ पीपल। सोशलिज्म में ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी किस्म का लॉस होगा, अगर किसी किस्म का जो है वो जानी या इनकम का, आमदनी का लॉस होगा, तो उसकी जिम्मेदार स्टेट है, यानी स्टेट अपने लोगों के लिए खर्च करती है। वहाँ पे क्या होगा कि कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, इनकम, वर्क और लिविंग कंडीशंस का लोगों की ख्याल रखा जाता है। डीमेरिट्स में क्या आ जाता है, रूल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेसी का किरदार अदा होता है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है कि जब सब कुछ गवर्नमेंट के हैंड में है, तो वहाँ, और जब गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है, तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ अपने पैसों के लिए है, यानी वो सिर्फ, हर कोई अपने सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा है, बल्कि वो गवर्नमेंट के लिए या स्टेट के लिए काम नहीं कर रहा। होता यह है कि सोशलिज्म में ज़्यादातर मशीन इकोनॉमिक मशीनरी जो है उसके गवर्नमेंट के पास होती है, तो और गवर्नमेंट को चलाने वाले कौन होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, क्योंकि खुद जॉब कर रहे होते हैं, खुद काम कर रहे होते हैं। देयरफॉर ब्यूरोक्रेसी मस्ट बी कैपेबल टू रन एंड इक्विप विद हाईली स्किल्ड एंड क्वालिफाइड सर्वेंट, तो यहाँ पे ज़रूरत होती है कि जो है वो हाईली क्वालिफाइड सर्वेंट अवेलेबल हो, अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, इकोनॉमी को नुकसान होगा। लैक ऑफ इंसेंटिव्स टू हार्ड वर्क, यहाँ पे क्या है कि नंबर 2 जो एक नुकसान है कि लैक ऑफ इंसेंटिव टू हार्ड वर्क, वो एम्प्लॉयज को लालच नहीं होगी मेहनत करने की, कि उनको पता है कि भाई पैसे मिल जाएंगे, तनख्वाह मिल रही है। तो इन अंडर सोशलिज्म ऑल पीपल आर कंसीडर्ड जस्ट एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट, सबके जहन में ये कि वो स्टेट के एम्प्लॉय हैं, एंड नो वन एंजॉय द राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, thus being deprived of their basic right, they have no incentive to work hard, they are not stimulated to give their best, तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता कि वो अच्छा कुछ कर रहे हैं। नंबर 3 आ जाता है, कंज्यूमर इज deprived of his freedom of choice,
कंज्यूमर इज deprived ऑफ हिज फ्रीडम ऑफ चॉइस। कंज्यूमर इस चीज़ से महरूम होता है कि वो अपनी मर्जी से कोई चीज़ कोई भी चीज़ जो है वो बाय कर सके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सोशलिज्म में हर चीज़ लिमिटेड होती है। प्रोडक्शन जब जब स्टेट के हैंड में होती है तो वो स्टेट के मुताबिक ही प्रोडक्शन की जा रही होती, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही होती है वो गवर्नमेंट के मुताबिक ही की जा रही होती है। तो वहाँ पे मुकाबला तो होता नहीं है, वहाँ पे कंज्यूमर के पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होती, जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है वो उसको बाय करनी पड़ती है। अंडर सोशलिज्म कंज्यूमर हैज़ टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू सम लिमिटेड गुड्स द स्टेट प्रोड्यूस हिम। उसको लिमिटेड गुड्स पे ही इत्तेफाक करना पड़ता है और उसी पे भरोसा करना पड़ता है। हिज चॉइस और कंजम्पशन हैज नो वर्थ टू ऑल। उसके पास चॉइसेस ज़्यादा नहीं होती। ही इज नॉट एबल टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन बाय डिवाइडिंग हिज लिमिटेड इनकम अमंग वैरायटी ऑफ गुड्स एज ही कैन नॉट डू अंडर कैपिटलिज्म, जबकि कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता। लॉस ऑफ पर्सनल लिबर्टी, उसको एक तरह से पर्सनल लिबर्टी की भी इजाज़त नहीं है। जैसे लेबर है तो उसकी पर्सनल लिबर्टी उसको हासिल नहीं है। एडवोकेट्स ऑफ सोशलिज्म क्लेम दैट देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट इन सोशलिज्म। इट इज ट्रू बट critics says that there is no unemployment in prison because they regarded socialism as a prison where workers has no liberty and therefore he does not struggle for his life and he has no incentive to progress। कहना है कि सोशलिज्म ये दावा करता है कि सही है कि सबको रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा रोजगार कोई बेरोजगारी नहीं होगी, लेकिन ये ऐसा रोजगार है कि जिसमें किसी किस्म की आज़ादी भी नहीं है, कि वो एक तरह से, इसलिए जो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इसको एक तरह से कहा है कि प्रिजन का नाम दिया, जेल का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सोशलिज्म में आपको वर्कर्स को किसी किस्म की लिबर्टी हासिल नहीं है, आज़ादी हासिल नहीं है, इस वजह से कि वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। और नंबर अब आ जाता है मिक्स इकोनॉमी। ये तो हम लोगों ने पढ़ी है इसके सारे नुकसान। अब आ जाता है मिक्स इकोनॉमी सिस्टम। थर्ड हमारा सिस्टम है मिक्स इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी इज नाइदर प्योर कैपिटलिज्म नॉर प्योर सोशलिज्म बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका, कैपिटलिज्म का और सोशलिज्म का। यूजुअली डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज फॉलोज दिस सिस्टम। इन दिस इकोनॉमी सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ आर फाउंड। तो इसलिए इस सिस्टम में दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। वो क्या है, ज़्यादातर ये अंडर डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में यूज हो रहा होता है ये सिस्टम। मेन फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी। मेन फीचर्स कौन कौन से आ जाते हैं इसके। नंबर 1, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक पाथ एंड प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे क्या होता है, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक पाथ एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। यानी मैंने बताया ना, कैपिटलिज्म भी है इसके अंदर, सोशलिज्म भी एक तरह से। यानी कैपिटलिज्म की तरह बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट ओनरशिप है और इन द हैंड ऑफ स्टेट भी है। तो दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर इन दिस सिस्टम। द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज which are concerned with production of defense equipment और एटॉमिक एनर्जी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम आर रन एंड ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। लेकिन जो मेन एक्टिविटीज होती हैं जो कि ये कह लें कि पब्लिक के लिए ज़रूरी हैं, उनकी नीड है, तो वो इन द हैंड ऑफ स्टेट होती हैं। ऑन द अदर हैंड कंज्यूमर गुड्स जो हैं, इंडस्ट्रियल, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर रन बाय प्राइवेट सेक्टर, वो प्राइवेट सेक्टर के हैंड में होती हैं। नंबर 2 आ जाता है प्राइवेट सिस्टम एंड गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स वर्क टुगेदर। यहाँ पे प्राइवेट सिस्टम भी होता है और गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स भी होती हैं। कि प्राइवेट सिस्टम की होगा, प्राइवेट सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जो कि डिपेंड कर रहा होता है गुड्स एंड सर्विस की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, और डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस कर रहा होता है, लेकिन गवर्नमेंट की डायरेक्शन भी चल रही होती है। तो इकोनॉमिक्स डिसीजंस ऑफ पब्लिक सेक्टर रिगार्डिंग टू प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ prices are done by government or her appointed authorities, but the private sector operates by price system. This price system based on demand and supply of goods and services. All the important decisions relating to production, investment and prices are done by private capitalists and industrialists which with objective earning maximum profit। होता ये है कि जैसे मैंने बताया कि प्राइस सिस्टम भी है और गवर्नमेंट डायरेक्शन भी है। गवर्नमेंट डायरेक्शन किस लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, और प्राइस सिस्टम किस लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को सेट करने के लिए डिमांड और सप्लाई के मुताबिक। तो इसलिए जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं और फिक्सिंग ऑफ प्राइसेस हैं वो क्या है, गवर्नमेंट के हाथ में। जबकि
प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है, प्राइस सिस्टम बना सकता है, यानी डिमांड और सप्लाई के मुताबिक प्राइस को चेंज कर सकता है। कंज्यूमर्स फ्रीडम ऑफ चॉइस इज प्रोटेक्टेड। कंज्यूमर्स फ्रीडम ऑफ चॉइस इज प्रोटेक्टेड। यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर की चॉइस को भी फॉलो किया जा रहा होता है, यानी सोशलिज्म की तरह नहीं है बल्कि कैपिटलिज्म का यहाँ पे ज़्यादा जोर है इस पॉइंट पे कि कंज्यूमर को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपनी मर्जी से चीज़ें बाय कर सकता है। इसीलिए कंज्यूमर्स आर फ्री टू बाय कमोडिटीज ऑफ देयर चॉइसेस लाइक कैपिटलिज्म। प्राइवेट प्रोडक्टिव कंसर्न प्रेफर टू प्रोड्यूस। उसकी वजह ये है कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो मिक्स इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादातर इन प्राइवेट हैंड्स होती हैं। इसी वजह से अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर गवर्नमेंट में control prices of necessary commodities in public interest. नंबर 4 आ जाता है monopolies are regulated. In a mixed economy, monopolies cannot operate so freely as they can under capitalism. Mixed economy में monopolies जो है वो इतनी आसानी से ऑपरेट नहीं कर सकती जितना कि कैपिटलिज्म में करती है, क्योंकि इन मिक्स इकोनॉमी गवर्नमेंट कोशिश करती है, ट्राइज टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देम थ्रू इट्स टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी के जरिए वो कंट्रोल करके रखती है कैपिटलिज्म को, जिसकी वजह से मोनोपोली नहीं पैदा होती। तो मोनोपोलिस कैन यूज दिस मोनोपोली पावर, देयरफॉर दे आर being they are blamed that they reduce output and raise prices in order to earn maximum profit। अगर वो कोशिश करते भी हैं ज़्यादा कुछ ज़्यादा मोनोपोली फैलाने की, तो उनको ब्लेम किया जाता है कि वो अपने आउटपुट को रिड्यूस करें और करते हैं और अपनी प्राइजेस को बढ़ा देते हैं मैक्सिमम को प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। इसी वजह से मोनोपोली को नहीं पैदा होने दिया जाता। प्रोटेक्शन ऑफ लेबर राइट्स, यहाँ पे लेबर को राइट भी हासिल होती है। इन मिक्स इकोनॉमी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स राइट ऑफ लेबर क्लास थ्रू इम्पोजिशन ऑफ नेसेसरी लेबर लॉ। इसके लिए लेबर लॉज बनाए होते हैं। तो एन अप्रोप्रिएट लेबर पॉलिसी फॉर्मुलेटेड विद इंटरेस्ट ऑफ टोटल एग्रीमेंट बिटवीन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड लेबर कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ लेबर कम्युनिटी। तो लेबर लॉज बना दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से लेबर के राइट प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और ये मुआहदा होता है, एग्रीमेंट होता है किसके दरमियान, इंडस्ट्रियलिस्ट और लेबर के दरमियान। कि इंडस्ट्रियलिस्ट और लेबर ये मुआहदा करते हैं कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट लेबर को उनके राइट के मुताबिक, उनकी जो है वो उसकी एबिलिटी के मुताबिक उनको पैसे देंगे। डीमेरिट्स जो आ जाते हैं वो इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर जाता है कि कभी कभी पब्लिक सेक्टर वहाँ यहाँ पे क्या होता है, इनएफिशिएंट होता है और प्राइवेट लोग जो हैं वो ज़्यादा अपनी कोशिश कर रहे होते हैं बिजनेसमैन मनवाने करने की। इन मिक्स इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर फंक्शंस अंडर द सैलरीड एम्प्लॉयज हु यूजुअली आर नॉट लॉयल and dutiful like the private entrepreneur could be. So consequently the standard of public sector performance compared to that of private sector remain low. तो यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी कम होती है और लो होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर के। फॉल्स क्लेम अबाउट कंज्यूमर चॉइस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट। फॉल्स क्लेम अबाउट कंज्यूमर चॉइस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर की चॉइस को इतना ज़्यादा नहीं देखा जा रहा होता जितना वो क्लेम कर रहे होते हैं, क्योंकि इट इज क्लेम दैट कि मिक्स इकोनॉमी कंज्यूमर जो है की चॉइस को वो मद्देनजर रखता है, लेकिन ऐसा इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बट इट इज नॉट परफेक्ट सिचुएशन इन अ मिक्स इकोनॉमी लाइक कैपिटलिज्म। देयरफॉर कैपिटलिज्म में टेक एडवांटेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैपिटलिस्ट जो है वो फायदा हासिल करते हैं डिमांड एंड सप्लाई का गुड्स की। होता ही है कि डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उसको कम करने के लिए सप्लाई को, उसको बजाय कम डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई को बढ़ा दें। सप्लाई को अगर वो बढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा प्राइस में बढ़ा देते हैं और जो है वो सप्लाई को शॉर्ट कर देते हैं ताकि मार्केट में वो चीज़ दोबारा महंगी आए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोलीज, इसमें क्या होता है कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कैन ऑल्सो हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर बाय establishment of monopolies. Private entrepreneur can also harm the interest of the consumer by establishing joint venture, cartels, pool. These types of monopolies are established through business combination. यहाँ पे मोनोपोलीज ही बनाई जा रही होती हैं प्राइवेट, इसकी तरह प्राइवेट बिजनेस के क्या करते हैं, आपस में मिलके जॉइंट वेंचर बना देते हैं, कार्टेल बना देते हैं, पोल बना लेते हैं।